वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम चर्चा कर रहे थे इस वाले कर्व पर। देखिए कॉम्पैक्शन कंटिन्यू करेंगे। हम इस वाले कर्व का चर्चा कर रहे थे। ये देखिए मैंने बताया था ये थी आपका कॉम्पैक्शन कर्व एट ए कांस्टेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी एट ए पर्टिकुलर कॉम्पैक्शन एफर्ट। ये आपका ओएमसी होता था। यहां होती थी गामा ड्राई, इसे मैं पी लिखता हूं, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी। अब क्या होता था कि मैंने एक लाइन के बारे में बताया था जो कुछ यूं आती थी, ठीक है। और ये देखिए ओएमसी क्या, ये वाटर कंटेंट है। और इस वाटर कंटेंट पर भी एक वैल्यू मिलती थी आपको, ये वाली। ओएमसी पर ये जो वैल्यू मिली, ये गामा ड्राई थ्योरेटिकली पॉसिबल मैक्सिमम है, थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल एट ओएमसी ओनली, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल गामा ड्राई किस वाटर कंटेंट वैल्यू पर होगी? 0% पर। दिख रहा है आपको? इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, यहां आके मीट कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है लगभग 2.5 2.5, मतलब पत्थर हो गया, मिट्टी पूरा रॉकी हो गया, रॉक। इस लाइन को मैंने बताया था, इसका नाम बताया था आपको। इसे हम दो चीज कहते थे, या फिर जीरो एयर वॉइड लाइन कहते थे। इसे शॉर्ट फॉर्म में ZAVD लिखते थे। और इसे हम कहते थे 100% सैचुरेशन लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन भी कहते थे। चलिए इस लाइन को समझने का कोशिश करते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। ये मान लीजिए कि एक वैल्यू लिया मैंने, ठीक है। ये नेचुरल स्टेट ऑफ सॉइल, ठीक है। इस पे कॉलम बनाइए। अब देखिए ये क्या लिया मैंने कि ये सॉलिड है, ये वाटर है और ये एयर है। अच्छे से दर्शाने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, कुछ विलंब होगी, साथ बने रहिए। ये हुआ आपका मट्टी, सॉलिड्स। ये हो गया आपका पानी, ये हो गया एयर। इसे लिख भी लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हो गया क्या? सॉलिड। इसका वेट क्या होगा? WS। इसका वॉल्यूम क्या होगा? VS। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड हरदम कांस्टेंट होता है कोई भी केस में। ये वेट ऑफ वाटर, ये वाटर है, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये एयर है। सो अब क्या करेंगे, हम कॉम्पैक्ट करेंगे इस सॉइल को। अब इसका कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि वो जो लाइन बनाए थे हम, जीरो एयर वॉइड लाइन, वो है क्या। तो मान लो कि एयर का जो वॉल्यूम है, इसका एयर का वेट क्या होता है? वेट ऑफ एयर 0, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, जो सॉइल मैकेनिक्स की सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसी में बताया था। वेट ऑफ एयर 0, क्योंकि डेंसिटी 0, जीवा नहीं नेग्लिजिबल, ठीक है। तो मान लो कि जो एयर है, आपका वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो है 20 cc। cc मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 होता है ना।
ठीक है, या फिर रो वाटर क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1 ग्राम पर सीसी भी लिखा जाता है इसे। तो इसका वेट मान लीजिए 4 ग्राम है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सेम 4 सीसी हो जाएगा। अब सॉलिड का आप वेट कंसीडर कर लो 10 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम आप कंसीडर कर लो 4 सीसी, ठीक है। तो डेंसिटी कितना निकल रहा है, गामा बल्क कितना वाटर कंटेंट निकालो पहले, वाटर कंटेंट इस सॉइल का कितना है, वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड है क्या, वाटर कंटेंट का वैल्यू, निकालो, वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड 4/10 गुना 100, ये हो गया वाटर कंटेंट। इस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है 2.5 मान लो, तो आपका रो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉइल 2500 हो जाएगा क्या, 2500 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सॉइल को आपने इंपैक्ट लोडिंग लगाया, इस सॉइल के ऊपर कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्शन किया, तो ये जो सॉइल है इससे क्या कम हो जाएगा, ऑन कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल एट कांस्टेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी, इस सॉइल से आपका एयर वॉइड निकल जाएगा। तो ये मान लो एयर वॉइड निकल के जो सॉइल बचा आपके पास, ये कुछ इतना बचा, ये तो सॉलिड होगी कांस्टेंट, वाटर तो हमको कॉम्पैक्शन में निकालना है नहीं, तो वाटर जो था वही होगा, और ये बच गई एयर। एयर का वेट कुछ होता नहीं है, तो मैं इधर वॉल्यूम लिख देता हूं, ये मान लीजिए एयर का, आप पहले यहां 20 सीसी था, तो एयर यहां पे 0 नहीं था, ठीक है। अब मान लो मैं एयर को बना देता हूं, कुछ भी वैल्यू ले लो, 8 सीसी ले लो, इसका कितना था 4 सीसी, ये भी 4 सीसी, 10 ग्राम, ये 4 ग्राम का था। अब इस केस में कुछ निकालना शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ निकालिए, ऑन कॉम्पैक्शन एयर कंटेंट निकालिए सबसे पहले। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही होगा एयर कंटेंट। कितना आ जाएगी 8/12, कितना आ जाएगी 66.7%। वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा 40%, सेम था वाटर कंटेंट तो सेम है। परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये इसको कैलकुलेट करिए, 8 कितना आ जाएगा 16, 50%। आ गया, मिल रहा है आपको, मिल रहा है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये कितना है 4/8, 50%, नहीं 4/12 होगा, 4/12 कितना मिल रहा है 33% कुछ मिल रहा है, 33.33%। गामा बल्क निकालिए, ये कितना निकलेगा आपको, वेट ओवर वॉल्यूम निकलेगा, तो टोटल वेट कितना आ रहा है 10 + 4 14 ग्राम, ओवर वॉल्यूम कितना आ रहा है 8 दूना 16 ग्राम, तो कितना मिल रहा है आपको, ये देखिए ये कुछ मिल रहा है 0.875 ग्राम पर सीसी। अब गामा ड्राई क्या होता है, गामा बी ओवर 1 प्लस वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर कंटेंट है 0.4,
तो गामा ड्राई निकालिए, कितना निकलेगा 0.625 ग्राम पर सीसी निकलेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं, ये तो वो प्रैक्टिकल केस हुआ ना, ये वाला केस प्रैक्टिकली आप इतना से इतना, अधिक से अधिक इतना एयर वॉइड कम कर सकते हो। अब मैं एक आइडियल केस लेता हूं कि मैं एयर वॉइड को 0 कर देता हूं। ठीक है, इससे भी एयर वॉइड 0 कर दिया, मतलब मैक्सिमम कॉम्पैक्शन, आइडियल केस है जो कि कभी नहीं होता। तो एयर वॉइड इसमें 0 कर दिया, तो बच गया क्या, सॉलिड बच गया और पानी बच गया। ये कितना 4 सीसी, 10 ग्राम, 4 ग्राम। अब देखो वाटर कंटेंट निकालो, जादू होगा, देखिएगा जादू टाइप होगा कुछ। वाटर कंटेंट तो वही 40% रही। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो गया, 100% हो गया क्या। अब क्या हो रहा, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने क्यों 100% लाइन बोला। एयर कंटेंट 0, एयर तो है ही नहीं, परसेंटेज एयर वॉइड 0, तो गामा बल्क कितना हो जाएगा, वेट ओवर वॉल्यूम 14/8, यही होगा गामा बल्क 1.7 ग्राम पर सीसी। तो गामा ड्राई कितना हो जाएगा, गामा B/1 प्लस वाटर कंटेंट का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, कितना लिखेंगे 1.25 ग्राम पर सीसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखिए 0 एयर वॉइड लाइन, वाटर कंटेंट का वैल्यू कितना था 40%। यहां देखिए वाटर कंटेंट 40%, वाटर कंटेंट 40%, वाटर कंटेंट 40%। एट सेम वाटर कंटेंट on compaction we get practically possible dry density and theoretically possible dry density provided the air voids are reduced to 0 which is the ideal case. So मैं इसे एक कर्व बना सकता हूं क्या, इस तरह से देखिए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। देखिए ये आपका हुई कॉम्पैक्शन कर्व, इसे थोड़ा ठीक से बनाइए, ये ज्यादा फ्लैटर हो गया, लगना चाहिए कि मैक्सिमम कुछ है। तो ये देखिए डायरेक्टली रिड्यूस करिए, तो ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको लग रहा है कि मिला है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मान लो कि अभी जो हमने देखा उसमें 40% है, ये है OMC, मान लीजिए, है नहीं, मान लीजिए। तो इस OMC पर ड्राई डेंसिटी कितना आया था 0.625, और इसी OMC पर आपको और एक ड्राई डेंसिटी की वैल्यू मिली थी, कितना मिली थी 1.25 मिली थी क्या यहां। तो ये लाइन कुछ ऐसे आ रहा होगा स्ट्रेट। अब ये लाइन स्ट्रेट ऐसे क्यों आती है, ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूं। देखिए ये लाइन कुछ ऐसे आती है, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये वाली वैल्यू, यही वैल्यू है। थ्योरेटिकली पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी attained or achieved provided the
air void is completely reduced to zero, hence degree of saturation becomes 100% हो जाएगा। एयर वॉइड अगर आपका 0 हो जाएगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाएगा। तो इस लाइन को आप कहिए 0 एयर वॉइड लाइन या फिर 100% सैचुरेशन लाइन, ठीक है। तो दो वैल्यू मिल रही थी, ऐसे और ऐसे। तो ये ओएमसी पर बताया। तो क्या थ्योरेटिकली पॉसिबल ड्राई डेंसिटी सिर्फ आपको ओएमसी पर मिलती है? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन को अगर आप यदि आप एक्सटेंड करोगे पीछे तो ये आपके इस लाइन से मीट करेगी। मतलब देखिए, और एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले ये लगाते हैं पता कि वो जो लाइन है लीनियरली फॉल क्यों हो रही है डाउनवर्ड। देखिए, एक केस ले लीजिए आप, ये 3 केस फिर बनाइए। एक केस ले लीजिए आप ये, और एक केस ले लीजिए आप ये। अब देखो, ये सॉलिड तो कांस्टेंट होगा हर एक में सॉलिड कांस्टेंट। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। हम आइडियल केस पर बात कर रहे हैं तो ये वाटर होगी सिर्फ, ये भी वाटर, ये भी वाटर। इस केस में क्या करो, सेम ले लो, 4 सीसी 10 सीसी ले लो, 4 सीसी ले लो और इसका 10 सीसी ले लो, 10 ग्राम ले लो, सॉरी। तो मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं 4,10 सॉलिड का, 4,10। ये 4 क्या वेट है, सॉरी ये वॉल्यूम है और ये वेट है। साफ से लिख लीजिए, 4 है वॉल्यूम और 10 ग्राम है वेट। अब देखो, अगर पहले केस में पानी था 4 सीसी और उसका वेट था 4 ग्राम, अब मैं पानी को बढ़ा दूंगा 6 सीसी तो वेट कितना हो जाएगा, 6 ग्राम, क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। इस केस में मैंने ले लिया 8 सीसी तो इसका वेट हो जाएगा 8 ग्राम। तो मैं कंटिन्यूअसली पानी को बढ़ाते जा रहा हूं, लेकिन तीनों केस में आप देखेंगे एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर 100%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर 100%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर 100%। और एक कॉमन है एयर वॉइड कॉमा एयर कंटेंट 0, एयर वॉइड कॉमा एयर कंटेंट बराबर 0, एयर वॉइड कॉमा एयर कंटेंट बराबर 0। वाटर कंटेंट बढ़ते जा रही है, इसमें 40%, 60%, 80%। तो गामा ड्राई निकालोगे, इस केस में कितना मिला था, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना मिला था। इस केस में निकालिए गामा ड्राई, कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे गामा ड्राई का कि 16/10 डिवाइडेड ओवर 1.6 बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। इस केस में गामा ड्राई कैसे लिख सकते हैं? मतलब ये गामा बल्क डिवाइडेड ओवर 1 प्लस वाटर कंटेंट। मैं लिख सकता हूं क्या, इसका वेट कितना है, 10 प्लस 18, 18/12 डिवाइडेड ओवर 1.8, तो कितना आ जाएगा,
0.83 ग्राम पर सीसी। तो देखो वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ रही है, वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ रही है। 40 थी, फिर 60 हुई, फिर 80 हुई। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% है, एयर कंटेंट 0% है। लेकिन जैसे जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका सॉइल का जो ड्राई डेंसिटी थ्योरेटिकली पॉसिबल है वो कम हो रहा है, दिखा यहां से। तो इस लाइन को, ये जो लाइन मिल रही है, इसका एक लीनियर रिलेशनशिप है क्या ड्राई डेंसिटी के साथ और वाटर कंटेंट के बीच में। सॉरी, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं इस चीज को? देखिए कैसे बना सकते हैं उसे। उस चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, एक ग्राफ बनाओ अगर, ये देखो, अब कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखिए वाटर कंटेंट की वैल्यू थी आपके पास 40%, ये मान लीजिए है 40%। इस पर आपको एक ड्राई डेंसिटी की वैल्यू मिली थी जो थी 1.25। अब वाटर कंटेंट हो गई आपका 60%, ये मान लो 60 है, 60%, और एक वाटर कंटेंट थी 80%। तो 60% के करस्पॉन्डिंग ड्राई यूनिट वेट, थ्योरेटिकली पॉसिबल ड्राई यूनिट वेट आपको मिली थी, कितना मिली थी 1 ग्राम पर सीसी। 18% के करस्पॉन्डिंग कितना मिली थी, कम मिली थी इससे, 0.83 मिली थी कुछ ग्राम पर सीसी। अब इन तीनों लाइन को यदि आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट को यदि आप कनेक्ट करोगे तो एक लाइन मिल रहा है, एक लाइन मिल गया, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन कौन कौन सी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग है? एयर वॉइड इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100%। ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेस द एयर वॉइड लाइन फॉल्स, मतलब बिकम्स स्टीपर। ये फॉल हो रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब फॉलिंग है। क्यों? बिकॉज द करस्पॉन्डिंग ड्राई यूनिट वेट डिक्रीजेस। सो, और देखो वो जो बताया था कि अगर इससे इसको आप एक्सटेंड करोगे तो इस केस पे मिल जाएगा कि 0 वाटर कंटेंट वैल्यू, ये 0% है, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम ये होती है 2.5 लगभग, ये रॉक हो गया, पत्थर, ठीक है। तो यही है 0 एयर वॉइड लाइन। तो ये जो लाइन है ये क्या रिलेशनशिप शो कर रही है, देखिए। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 0 एयर वॉइड लाइन, 0 एयर वॉइड लाइन is a line which shows relationship between क्या theoretically maximum possible dry unit weight of soil at constant value of क्या एयर वॉइड एंड
वाटर कंटेंट एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट, ऐसा लिखिए, एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट वैल्यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जीरो एयर वॉइड लाइन का डेफिनेशन। अब मुझे बताओ, क्या जीरो एयर वॉइड लाइन आपका ओएनसी पर डिपेंड करती है? नहीं करती है। ये किस पर डिपेंड करती है? वाटर कंटेंट वैल्यूज पर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो लिख लीजिए कि ZAVD लिखिए। अब जीरो एयर वॉइड लाइन डू नॉट depend on the OMC value but on water content of soil। हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका एक इक्वेशन होता है, इस लाइन का एक इक्वेशन हम बनाएंगे। अच्छा, ये वाटर कंटेंट पे क्यों डिपेंड करती है? अभी हमने देखा था कि एज वाटर कंटेंट इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंग गामा ट्राई थियोरेटिकल क्या होता है? डिक्रीजेस। ओके, तो ओएमसी पर दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल, दूसरा थियोरेटिकली पॉसिबल। इन दोनों में से एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो ध्यान दीजिएगा कौन सा पूछा है, जीरो एयर वॉइड पे पूछा है या फिर ओएमसी पर प्रैक्टिकली पूछा है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आराम से, उसके बाद अटेंड करिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू पूछी होगी उन्होंने। तो इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन निकालता है। वो लाइन देखिए लीनियर थी क्या? तो हम अगर इक्वेशन निकाले तो लिख लीजिए, क्या निकालेंगे हम? इक्वेशन ऑफ एयर वॉइड लाइन, इक्वेशन ऑफ एयर वॉइड लाइन कैसे निकालोगे? सरल है, देखिए 1 माइनस MA अगर मैं लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैं जैसे बता रहा हूं उस टाइप से याद रखिएगा, इस टाइप से ही प्रैक्टिस करिएगा, आसान है। तो 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इस चीज को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यदि इसको फिर एक्सपेंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर टोटल वॉल्यूम, ये कट गया। तो 1 माइनस एयर वॉइड परसेंटेज एयर वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसे फिर एक्सपेंड करिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बटा V प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा V। अब निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखो GS मैंने आपको समझाया था क्या होता है, गामा S ओवर गामा W होता है। तो GS गामा W क्या हो जाएगा? गामा S हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो मैं लिख सकता हूं क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर वेट ऑफ सॉलिड बटा GS गामा W। यहां से हम वॉल्यूम पुट कर देंगे क्या? VS का। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन A। अब देखिए
यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। सो वेट ऑफ वाटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं क्या? सो इस इक्वेशन को यूज करेंगे और इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज यूज करेंगे। ये मान लीजिए बी है और ये सी रिलेशन है। इन तीन रिलेशन को यूज करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करना शुरू करिए। तो 1 माइनस Na बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने क्या निकाला था? देख लीजिए, वेट ऑफ सॉलिड ओवर जीएस गामा डब्ल्यू। वेट ऑफ सॉलिड ओवर जीएस टाइम्स गामा डब्ल्यू, मतलब ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है। प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या निकाला था? वेट ऑफ वाटर ओवर यूनिट वेट ऑफ वाटर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, तो वेट ऑफ वाटर हमने फिर क्या निकाला था? ऐसे लिख सकते हैं VGS गामा डब्ल्यू प्लस वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड बटा V गुना गामा डब्ल्यू। अब देखो कि वेट ऑफ सॉलिड ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है? गामा ड्राई होता है। सो हम लिख सकते हैं क्या? गामा ड्राई ओवर गामा डब्ल्यू इंटू 1 ओवर GS, सॉरी 1 ओवर GS, ठीक है, प्लस वाटर कंटेंट इंटू, सॉरी इंटू नहीं होगा कुछ भी, वाटर कंटेंट बटा गामा डब्ल्यू इंटू गामा ड्राई लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए। सो 1 माइनस Na बराबर क्या हो गया? गामा ड्राई ओवर गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 बटा GS प्लस वाटर कंटेंट बचा क्या? लगता तो यही है, इतना बचा। अब देखो 1 माइनस Na गामा ड्राई ओवर गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं इंटू 1 बटा GS। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू GS बटा GS। हमको रिलेशन क्या चाहिए कि गामा ड्राई कितना होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस Na इंटू GS टाइम्स गामा डब्ल्यू डिवाइडेड ओवर 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू GS, ये होती है। तो ये जो रिलेशन आ गया आपको, इसी रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एयर वॉइड लाइन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, मैंने और एक लाइन आपको बताया था जब ये पढ़ रहे थे हम कि 100% सैचुरेशन लाइन बताया था। वो लाइन क्या है? 100% सैचुरेशन लाइन। तो जैसे हमने डेफिनेशन लिखा था जीरो एयर वॉइड लाइन का कि इट इज ए लाइन विच शो रिलेशनशिप बिटवीन गामा ड्राई एंड वाटर कंटेंट एट ए कांस्टेंट एयर वॉइड, उसी तरह से 100% सैचुरेशन लाइन क्या होगा कि इट इज ए लाइन विच शोस relationship between
gamma dry of soil and moisture content at constant degree of saturation। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन देखिए, आपको पता है कि गामा ड्राई क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई होता है। अब आपको एक इक्वेशन पता है क्या, ई इंटू एस बराबर डब्ल्यू इंटू जी। आपको एस चाहिए इस इक्वेशन में, कैसे लाओगे? ई के जगह आप पुट कर सकते हो क्या, डब्ल्यू जी ओवर एस पुट कर दीजिए। गामा ड्राई सिर्फ पुट करना है आपको, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू जी बटा एस। तो ये जो इक्वेशन मिला ये होता है इक्वेशन ऑफ सैचुरेशन लाइन। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कंक्लूजन लिख देता हूं कि जीरो एयर वॉइड लाइन बराबर होती है 100% सैचुरेशन लाइन। चलिए इसे प्रूव करते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, गामा ड्राई आती थी कितना, 1 माइनस Na गुना जी टाइम्स गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस वाटर कंटेंट गुना जी। इसका इक्वेशन क्या था, गामा ड्राई बराबर जी टाइम्स गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू जी गुना बटा एस। अब यहां पर जीरो एयर वॉइड लाइन मतलब Na बराबर 0 पुट करिए, यहां पर S बराबर 100% यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में 1 पुट करिए, तो गामा ड्राई कितना मिल जाएगा, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस वाटर कंटेंट मिलेगा, यहां भी गामा ड्राई सेम मिलेगा, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू जी मिलेगा ना, फिर इंटू जी। तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है, ओके है। अब यदि आपको पूछेगा कोई, अगर 0% ऑफ एयर वॉइड लाइन बराबर 100% ऑफ सैचुरेशन लाइन, तो क्या 10% ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन बराबर 90% सैचुरेशन लाइन? अगर पूछे तो आप मना कर दीजिएगा कि नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए। 10% ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन, ये क्या होता है, गामा डी क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस 0.1 इंटू जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, मतलब गामा डी बराबर 0.9 गुना जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। अब 90% सैचुरेशन लाइन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, क्या ये बराबर होता है? तो देखिए गामा ड्राई क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस डब्ल्यू जी बटा एस। तो क्या लिख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू बटा 1 प्लस डब्ल्यू जी बटा 0.9 लिख सकते हैं क्या? इसे कैसे लिख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू बटा 0.9 प्लस डब्ल्यू जी बटा 0.9 लिखेंगे क्या? इसे फिर कैसे लिख सकते हैं, 0.9 जी गामा डब्ल्यू बटा 0.9 प्लस डब्ल्यू जी हो जाएगा क्या? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, नॉट इक्वल। ओके, सो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो किस केस में इक्वल होता है, सिर्फ
ओनली एंड ओनली दिस केस कि जीरो एयर वॉइड लाइन इज इक्वल टू 100% सैचुरेशन लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक लाइन है, उसे देखते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। लाइन ऑफ ऑप्टिमस, आखिर ये है क्या? देखो, अभी तक हमने जो कॉम्पैक्शन कर्व बनाया है वो एक कांस्टेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी पर बनाया हुआ है क्या? यानी कि ये जो कॉम्पैक्शन कर्व मिली थी आपको कुछ ये से, ये एक कांस्टेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी पर थी। इसका एक गामा ड्राई मैक्स मिला था एट ओएमसी, ये गामा ड्राई मैक्स मिला था। ठीक है, अब क्या करो, फॉर सेम सॉइल, उसी मिट्टी पर मैं थोड़ा कर्व बड़ा बनाता हूं, देखिएगा देखिएगा होता क्या है। बड़ा बड़ा रहता है ना तो अच्छा से दिखता है, समझ में भी आता है, इसलिए बड़ा बनाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये जो कर्व मैंने बनाया, ये बनाया एट OMC 1 एट ए पर्टिकुलर कॉम्पैक्टिव एफर्ट एट कांस्टेंट कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ये मान लो ना कि IS लाइट कॉम्पैक्शन आपने किया, लाइट कॉम्पैक्शन किया। अब ये गामा D1 अगर मिला आपको, अब क्या करो कि इसी सॉइल पर फॉर सेम सॉइल आप IS हेवी कॉम्पैक्शन करके देखो, मतलब उसका यूनिट वेट ज्यादा बढ़ जाएगा क्या? ज्यादा बढ़ जाएगा ना यूनिट वेट उसका। और क्या होता है, ये रिलेशन पाया गया है कि जैसे आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाओगे फॉर सेम सॉइल तो उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है OMC2 और ड्राई डेंसिटी बढ़ जाता है गामा D2। समझ में आया? ये IS हैवी कॉम्पैक्शन है मान लीजिए। लेकिन फॉर दिस सेम सॉइल, ये क्या है? फॉर सेम सॉइल, सेम सॉइल, एक ही सॉइल पर एक बार आपने IS लाइट कॉम्पैक्शन किया, एक बार आपने IS हैवी कॉम्पैक्शन किया। तो जब आप IS हैवी कॉम्पैक्शन करोगे तो तब आपको नजर आएगा कि उसका जो ड्राई यूनिट वेट है वो अधिक हो गया IS लाइट कॉम्पैक्शन के कंपैरिजन में, लेकिन करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, वो कम हो गया। मतलब OMC1 इज लेस ग्रेटर देन OMC2। ठीक है, और गामा D1 इज लेसर देन गामा D2। ओके, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं क्या ऐसा कि फॉर ए सेम सॉइल, फॉर ए सेम सॉइल इफ compactive effort is increased, then it is observed that the maximum possible unit weight, ड्राई यूनिट वेट लिखिए, मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई यूनिट वेट practically increases and
the corresponding optimum moisture content decreases। ठीक है, ये रिजल्ट पाया गया है प्रैक्टिकल से। तो क्या होता है, आपका ओएमसी कम होता है, गामा डी बढ़ते जाता है विद कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज अगर आप करते हैं तो एक लाइन आप बना सकते हो क्या, मान लीजिए आप कॉम्पैक्शन एनर्जी बढ़ाते गए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसमें ओएमसी ये था, इसमें ओएमसी ये हो गया, इसमें मान लो ओएमसी ये हो गया। तो एक लाइन आपको कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा एक लाइन मिल रहा है क्या, तो यही जो लाइन है ना, ठीक है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमस। ठीक है, ये क्या है, ओएमसी 1 है, ओएमसी 2 है, ओएमसी 3 है, ये गामा डी 3 है, गामा डी 2 है, गामा डी 1 है। मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, कॉम्पैक्शन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ओएमसी कम हो रहा है, गामा डी इंक्रीज हो रहा है फॉर सेम सॉइल। ओके, सो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ ऑप्टिमस। इसका सिग्निफिकेंस इतना ही और कुछ नहीं है, यही है लाइन ऑफ ऑप्टिमस, इसका कोई यूज ही नहीं होता। ऐसे ही एक लाइन बन सकता है, सो बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये लगभग पैरेलल होती है टू जेडीवीडी, उतना पैरेलल नहीं, हल्का फुल्का पैरेलल होती है। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन तो मैंने इसका लिख दिया है पहले ही, तो इसे कैसे डिफाइन, फिर भी इसे ऐसा कह सकते हैं कि ए लाइन ज्वाइनिंग और representing relationship between किसके बीच में रिलेशनशिप है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड कौन सा वैल्यू, कौन सा ड्राई यूनिट वेट प्रैक्टिकली पॉसिबल मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट is known as line of ऑप्टिमस। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 लाइन हम लोगों ने पढ़ा, एक पढ़ा जेडीवीडी, दूसरा पढ़ा 100% सैचुरेशन लाइन, दोनों अलग है, तीसरा लाइन ऑफ ऑप्टिमस। ठीक है, एट डिफरेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी फॉर सेम सॉइल। तो इट इज रफली पैरेलल टू जेडीवीडी। ठीक है, इसके बारे में और एक चीज कहा गया है कि इट इज जनरल बात है, करस्पॉन्ड टू एयर वाइड लाइन।
या फिर अप्रोक्स 85 to 95% ऑफ सैचुरेशन लाइन, ठीक है। सो ऑप्टिमस, लाइन ऑफ ऑप्टिमस मैंने बना के दिखा दिया आपको, ये डायग्राम, ये है लाइन ऑफ ऑप्टिमस डिफरेंट कॉम्पैक्शन एनर्जी पर। तो ये थी हमारी लाइन ऑफ ऑप्टिमस। अच्छा, और एक चीज रह गया है, इसके बाद हम शुरू करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले, और उस वीडियो में हम कॉम्पैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले एक छोटा सा फंडामेंटल बेसिक देख लेते हैं। देखिए कि फाइन ग्रेन सॉइल में मैंने बताया था आपको कि फाइन ग्रेन सॉइल जो होती थी, फाइन ग्रेन सॉइल, इसके अंदर क्या होता था? देखिए नंबर ऑफ स्मॉल, ये मैंने बताया था, टॉपिक आपको समझाया हुआ है, ये वीडियो मिल जाएगी आपको, जब मैं पढ़ा रहा था, बताया था सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें मैंने समझाया हुआ है फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल का बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, उसमें बताया हुआ है कि क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स क्या होती थी, सरफेस इलेक्ट्रिकल किस पर अधिक होता है, किस पर कम होता है, कौन सा केस में हनीकम बनता है, कौन सा केस में फ्लोक्यूलेंट बनता है, सब मैंने समझाया हुआ था। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कंपैक्शन पढ़ने से पहले आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम का चीज है, ठीक है। यहां मैं एक आइडिया दे देता हूं बेसिक सा, कि फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है ना, कि नंबर ऑफ स्मॉल साइज, छोटे छोटे वॉइड बहुत ज्यादा होते थे, नंबर ऑफ स्मॉल साइज voids are larger in number, होता था larger in number। तो इस कारण से क्या हो जाती थी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होती थी ज्यादा होती थी। और इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है वाटर, दूसरा हो सकता है एयर। तो कॉम्पैक्शन में हमको वाटर से मतलब ही नहीं है, बच गया एयर। तो क्या एयर को आप कंप्लीटली रेड्यूस टू जीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली। तो क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन कभी भी 100% होगा? नहीं होगा। क्यों? वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड will not equal to 100%। क्यों? वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो नहीं कर सकते, सो ये कभी भी 100% नहीं हो सकता। सो इस कारण से एक चीज कही गई है कि फाइन ग्रेन सॉइल में ये कौन से सॉइल होते हैं? सिल्ट होती है प्लस क्ले होती है। इन फाइन ग्रेन सॉइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट is recorded at approximately 90% of saturation level। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देंगे कभी कभी। प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली नहीं है। थियोरिटिकली तो आप जीरो कर दो पेपर पर, कॉपी पर, कोई मतलब नहीं है। फील्ड में कितना अचीव होता है
ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली क्यों? क्योंकि हम एयर वॉइड को कभी कम नहीं कर सकते टू जीरो, कभी रिड्यूस टू जीरो नहीं कर सकते। मतलब कि ये कहने का मतलब है, अगर आप डायग्राम बनाओगे फाइन ग्रेन सॉइल का तो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए ये जो बना रहे हो, ठीक है, ये मान लो वो कर्व बना लिया, ये मान लो ये OMC हो गया, ये मान लो कोई एक वाटर कंटेंट वैल्यू है, ये W1 है, ये OMC है, ये W2 है। तो ये जो सब वाटर कंटेंट वैल्यू है ना, कुछ ऐसे है कि सैचुरेशन लेवल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90 बोला था, तो आप रेंज ले लो 85 to 95 है, ठीक है। तो इस रेंज ऑफ सैचुरेशन लेवल में आपको गामा डाई मैक्स मिलेगा। कहने का मतलब ये था। और ये किस केस में है? आप हैवीएस्ट करोगे, हैवीएस्ट कॉम्पैक्शन करोगे, मतलब अधिक से अधिक कॉम्पैक्शन एनर्जी लगाने के बाद ये कंडीशन आपको मिलती है, हैवीएस्ट पॉसिबल। मतलब IS हैवी कर लो ना, हैवीएस्ट कॉम्पैक्शन, ठीक है। सिल्ट क्ले प्लस सिल्टी सॉइल, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट थियोरिटिकली। मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट, और वो वैल्यू कितना होती है? इस रेंज के बीच में होती है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कॉम्पैक्शन। अब एक हमारे पास एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कॉम्पैक्शन का, कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्शन किस तरह से सॉइल को अफेक्ट करता है। कॉम्पैक्शन किस पर डिपेंड करती है, और सॉइल पर उसका प्रभाव क्या क्या है, ये दो चीज। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में तो उससे क्वेश्चन आता ही आता है, गेट वेट में, IS में भर के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कन्वेंशनल भी आ जाता है 5 नंबर 3 नंबर, और स्टूडेंट फंस जाता है। क्यों? वो थ्योरी याद करने का कोशिश करता है, थ्योरी याद नहीं हो पाता, भूल जाता है। सो हम समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फॉर नाउ थैंक यू।